नमस्कार। 24 घंटे की 24 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता। सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने कनचक और परगवाल इलाके में फायरिंग करके बीएसएफ की पोस्ट को निशाना बना लिया है। अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में भी फायरिंग हो रही है। मोर्टार से गोल दागे जा रहे हैं। इस गोलीबारी में बीएसएफ की 40 पोस्ट भी प्रभावित हुई हैं। वहीं पाकिस्तान ने सीमा के पास बसे गांव को भी अपना निशाना बना लिया है। पाकिस्तान के लिए ना ईद का कुछ मतलब है और ना ही इंसानियत का। खुशियों के त्योहार के दिन पाकिस्तान की तरफ से दागे गए गोलों ने कुछ परिवारों की खुशियां एक झटके में छीन ली। फायरिंग में 5 गांव वालों की मौत हो गई, जबकि एक बीएसएफ के जवान समेत 34 लोग घायल हो गए। रोते बिलखते इनके परिवार का एक ही सवाल है, क्या नियंत्रण रेखा के पास रहना इतना बड़ा कसूर है? क्यों पाकिस्तान इनकी जिंदगी का चैन छीनने में तुला हुआ है? लोगों के मुताबिक रात होते ही अचानक पाकिस्तानी तोपों का मुंह खुल जाता है। दनादन गोले दागे जा रहे हैं। फायरिंग तो बहुत ज़्यादा हुई, बम ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा हुई सर, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। हमारे 3 छत फाड़ के नीचे चले आया बम। हम लोग डर की वजह से हम लोग अंदर भागे। बच्चा छोटा था, 10 दिन का बच्चा था, तो हम लोग अंदर भागे। हम लोग वहीं छुपे रहे। भारत की मिठाई लौटाई। पाकिस्तान ने लगता है कि भारत के साथ दोस्ती की अपनी रणनीति को बदल दिया है। ईद के मुबारक मौके पर भारतीय सेना की तरफ से भेजी गई मिठाइयों को भी पाकिस्तान ने लेने से इनकार कर दिया। साफ जाहिर है कि पाकिस्तान का इरादा अब दोस्ती का नहीं बल्कि दुश्मनी का है। पाकिस्तान की फायरिंग को भारत ने गंभीरता से लिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलीबारी का, उनकी फायरिंग का भारतीय सेना जरूर जवाब देगी और अभी वो दे भी रही है। लेकिन विपक्ष ने मामले पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश। पाकिस्तान की तरफ से लगातार किए जा रहे सीज फायर के उल्लंघन से सीमा पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पाकिस्तान करीब 11 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सीज फायर के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि हमारे जवान पूर्ण रूप से सक्षम है इस प्रकार के सभी आक्रमणों का जो आवश्यकता के अनुसार जो रिस्पांस या उसका उत्तर देना चाहिए वो देने के लिए। इसके पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी, लेकिन पूरे मामले में विपक्ष ने सरकार को घेरा है। इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से शायद 65 सालों में इतना कम समय में इतना ज्यादा सीज फायर वायलेशन कभी भी नहीं हुए हैं। पता नहीं अब वो आज 56 इंच की छाती कहाँ गई। जो सरकार ये कहती थी कि हम एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, उसने सर झुका दिया है। अभी तक के इनके कार्यकलाप से ये लगता है कि इनके लिए इस तरह के मसले बिल्कुल ही फजूल के मसले हैं। ये बहुत ही दुखद है कि लगातार पाकिस्तान के द्वारा इस तरह का उल्लंघन हो रहा है और हमारी सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बातें कब से हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने से पहले विपक्ष पर पाकिस्तान को लेकर जमकर निशाना साधा था। अब सरकार मोदी के हाथ में है तो विपक्ष को अब मौका मिल रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान को लेकर यूं ही सियासी लड़ाइयां चलती रहेंगी या फिर मोदी इस बार विपक्ष के साथ साथ पाकिस्तान को भी करारे से करारा जवाब देंगे? ये सवाल जनता के मन में है, लेकिन जवाब सिर्फ मोदी जी के पास। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शिवसेना से अलग होने के बाद बीजेपी महाराष्ट्र पर पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। यहां विधानसभा की 288 सीटें हैं कुल, जिसके चलते आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें बटोरने की जुगत में है। आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। ये रैलियां महाराष्ट्र के सिंदखेड़ा, जलगांव, खमगांव, नागपुर और नासिक में होनी है। बीजेपी मोदी लहर की पूरी तरह से फायदा उठाने में इसका जुटी हुई और शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला कर रहे हैं। अब आज होने वाली अपनी 5 रैली में मोदी क्या बोलते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा के बहाने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। पीएम ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी राज्य में कांग्रेस सरकार ने सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा और डीएलएफ से जुड़े जमीन के सौदों को आधिकारिक तौर पर वैध कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर गंभीर संज्ञान लेना चाहिए।
कल उनकी सरकार ने चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी एक फैसला किया। क्या फैसला किया? दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। चुनाव के बीचों बीच पाप करने की इनकी हिम्मत देखिए। और मुझे लगता है ऊपर से डंडा चला है, ऊपर से, कि जाते जाते काम करके जाओ, जा रहे हो, हमारा क्या, और इसलिए उनको ये करना पड़ा है। हरियाणा में पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरने के लिए पंडित नेहरू का सहारा लिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई काम नहीं है तो कम से कम नेहरू के जन्मदिन पर स्कूलों में ही साफ सफाई का काम कराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की एक एक विरासत पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। हरियाणा के हिसार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर इस साल 14 नवंबर से लगातार 5 दिनों तक देश के स्कूलों में सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए। पंडित नेहरू प्रति जिनकी अपार श्रद्धा है, उन लोगों को भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी मैदान में आइए और चाचा नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 दिन तक लगातार स्कूल में छोटे छोटे बालकों के साथ बैठ करके उनको सफाई के पाठ पढ़ाइए, पर्सनल हाइजीन के पाठ पढ़ाइए। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनावों से पहले ही लौह पुरुष सरदार पटेल को अपना बनाया। चुनाव के बाद स्वच्छ भारत अभियान के जरिए उन्होंने बापू का नाम लिया तो कहा जाने लगा कि वे कांग्रेस से बापू को छीन रहे हैं। वो कांग्रेस पर एक के बाद एक तीर छोड़ रहे हैं, नेहरू की जयंती मनाने के नुस्खे बता रहे हैं। सफाई अभियान में शामिल होने का आग्रह करने तक की बात तो किसी के भी समझ में आ जाएगी। मैं कांग्रेस के मित्रों को सविशेष आग्रह करता हूं, अब आप खाली हो गए हैं, जहां बचे खुचे हैं वहां भी खाली हो जाने वाले हो। अब आपके पास और कोई काम नहीं है तो कम से कम पंडित नेहरू के 125वीं जयंती को ढंग से मनाइए और बच्चों को आरोग्य की शिक्षा दीजिए। कांग्रेस के मित्र भी निकले, देश को आगे बढ़ाना है हमें। लेकिन जिस अंदाज में मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, उससे तो लगता है कि वे कांग्रेस को इस बात के लिए डरा रहे हैं कि उसकी विरासतें भी अब वो छीन लेने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। शिवसेना ने एक बार फिर से बीजेपी पर करारा हमला करते हुए उस पर गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान पर भी सवाल खड़ा किया है। बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। शिवसेना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलने का यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगली में किया था। लेकिन शिवसेना ने बाल ठाकरे के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान पर ही सवाल उठा दिए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। शिवसेना ने बीजेपी पर 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाते हुए लिखा है, उनके मन में शिवसेना प्रमुख के प्रति आदर होगा तो अच्छा ही है, उसका स्वागत है। हम भी नरेंद्र मोदी का आदर ही करते हैं। मात्र हिंदुत्व के धागे से बंधी और शिवसेना प्रमुख द्वारा 25 साल तक अभेद्य रखी गई शिवसेना बीजेपी युति इस बार ही क्यों टूटी? सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर जब युति टूट रही थी, उस समय शिवसेना प्रमुख के प्रति आदर भाव कहां खो गया था? सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद न करते हुए समझदारी दिखाकर शिवसेना बीजेपी युति अभेद्य रखी गई होती तो वहीं शिवसेना प्रमुख के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि साबित होती। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने एक बयान को लेकर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस बयान पर गडकरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। क्या है ये बयान और कब तक देना है, इसका जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र में दिए अपने बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। गडकरी के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने नजरें टेढ़ी करते हुए नोटिस भेजा है और गडकरी से सवाल किया है कि उन्होंने संबोधन में ऐसा बयान क्यों दिया। आयोग ने उन्हें बुधवार शाम तक जवाब देने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर सकता है। क्या है मामला? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को घूस लेने के लिए प्रेरित करने संबंधी बयान के सिलसिले में गडकरी को यह नोटिस जारी किया गया है। खबरों के मुताबिक गडकरी ने अपने इस बयान में कहा था, सभी गांधीवादी 5,000 रुपए का ऑफर दे रहे हैं। महंगाई के इस दौर में एक चीज दिमाग में रखें, आप अपनी इच्छा से खाए पिए,
जो भी मिले रख ले। इस वक्त काली कमाई गरीबों के हाथ में जाती है, लिहाजा लक्ष्मी को मना न करें। हालांकि वोटिंग के वक्त जरूर सोचें, आपका वोट महाराष्ट्र के विकास के लिए होना चाहिए। मैं आपके चेहरे को देखकर आपका भविष्य बता सकता हूं। अगले 10 दिनों में आपको लक्ष्मी के दर्शन होने वाले हैं। विशेष लोगों को विदेशी नोट और सामान्य लोगों को देसी नोट मिलेंगे। आयोग ने गडकरी के इस बयान को वोटरों को रिश्वत लेने के लिए प्रेरित करने जैसा माना है और बयान पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा आयोग ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के चुनाव अधिकारी से निलंगा चुनाव क्षेत्र में नितिन गडकरी के भाषण की पूरी जानकारी भी मांगी है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को पुणे में चुनावी सभा के दौरान एक शख्स ने जूता मारने की कोशिश की। हालांकि जूता मारने वाला शख्स गडकरी से किस बात पर नाराज था, इस बात का पता नहीं चल पाया। गडकरी चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तभी भीड़ में शामिल एक शख्स ने उन पर जूते से वार कर दिया। हालांकि गडकरी को जूता लग नहीं पाया। बहरहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपी शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट आज एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें तत्काल जमानत देने और आय से अधिक संपत्ति के 18 साल पुराने मामले में 4 साल के कारावास की सजा निलंबित करने का अनुरोध किया गया है। उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने 1 अक्टूबर को जयललिता और उनके करीबी सहायक शशिकला और उनके रिश्तेदारों वीएन सुधाकरन और इलाव राशि की याचिकाओं पर 7 अक्टूबर के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया था। दशहरा की छुट्टी के बाद नियमित पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इन सबको मामले में दोषी ठहराया गया है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सत्तासीन पार्टी कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में उन लोगों को सैलरी दी जाती है जो घर पर आराम तलबी करते हैं। बीजेपी के अनिनी क्षेत्र के अध्यक्ष बाइलो मेले ने पीएन थुंगोन पर आरोप लगाते हुए कहा, चीफ सेक्रेटरी को लेटर भी लिखा और साथ में यह भी कहा कि पीएन थुंगोन का न तो अभी तक कहीं ट्रांसफर हुआ है, नहीं वो काम पर आते हैं, फिर भी उन्हें वेतन दिया जा रहा है। किस बात का? आपको बता दें, थुंगोन एनआरएचएम के एमडी हैं। बीजेपी का यह आरोप है कि दिबांग वैली जिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का पद खाली है और पीएन थुंगोन बिना ट्रांसफर के ही सैलरी का मजा ले रहे हैं। यूपी के सत्ताधारी पार्टी एसपी का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 8 अक्टूबर से लखनऊ में शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय सम्मेलन 8 से 10 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस दौरान दिवंगत नेता जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। सम्मेलन जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित किया जा रहा है जिसे मायावती ने बनवाया है, लेकिन एसपी सरकार ने इसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया है। वहीं सम्मेलन के पहले दिन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्य समिति का चुनाव होगा। इस मौके पर एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, यूपीएसपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाज समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता व हजारों कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी कथित लव जिहाद के खिलाफ कैंपेन शुरू करने जा रही है। बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी ने दावा किया है कि वो इस मुद्दे को उठाकर छात्रों को महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के प्रति जागरूक करना चाहती है। दिवाली की छुट्टियों के बाद शुरू किए जाने वाले इस कैंपेन में विश्वविद्यालय के छात्रों को लव जिहाद के बारे में बताया जाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर लव जिहाद के मुद्दे का कोई जिक्र नहीं किया गया है। एबीवीपी ने अपने अभियान को महिला सुरक्षा कैंपेन, छात्रों को कैंपस में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए शुरू किया है। वहीं बीजेपी भी लव जिहाद के मुद्दे पर पीछे हटती रही है। राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां सागरपुर में एक दामाद ने अपने ससुराल वालों पर चाकू से हमला कर दिया। ससुराल वालों पर ताबड़तोड़ हमले के बाद यह शख्स फरार हो गया। दिल्ली के सागरपुर में भूपेंद्र नाम के शख्स ने सोमवार शाम तकरीबन 4 बजे अपने ससुराल में जाकर ससुराल वालों पर चाकू से हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में सास कौशल्या देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी पूनम, 2 साले राजू और अंकुर दीनदयाल अस्पताल में ऑपरेशन से गुजर रहे हैं और तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस हमले से पहले भूपेंद्र ने अपने ससुराल श्री भगवान और साले राजू की पत्नी प्रभा, जो कि मकान में ही एक हिस्से में ब्यूटी पार्लर चलाती है, दोनों को कमरे में बंद कर दिया और पूरी वारदात को अंजाम देकर वहां से भाग निकला। इस पूरी वारदात की वजह घरेलू कलेश बताई जा रही है। भूपेंद्र नारायण गांव में अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था और उसकी शादी को तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। आज वो अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल पहुंचा था और महज 15 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया।
इस पूरी वारदात में भूपेंद्र ने कुल 3 चाकू इस्तेमाल किए, जिसमें से एक उसकी पत्नी पूनम के पेट में रह गया, दूसरा चाकू अपने ससुर श्री भगवान को पकड़ाकर और तीसरा चाकू लेकर फरार हो गया। न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से सुमित चौहान की रिपोर्ट। दिल्ली से सटे नोएडा में एक दंपत्ति की संदिग्ध हालात में पंखे से लटकी लाश मिली है। शव के पास 2 सुसाइड नोट भी बरामद हुए और पुलिस इसकी छानबीन में जुटी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 12 में एक मकान की तीसरी मंजिल पर पति पत्नी की संदिग्ध मौत हो गई। पत्नी के गले पर कटे का निशान और पति के हाथ की नस कटी होने के साथ बॉडी लटकी हुई मिली। 50 साल के पति रोहित बाताल और 45 साल की उसकी पत्नी रश्मि मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले थे। रोहित एक निजी कंपनी में एमआर का काम करता था और नोएडा के इस मकान में पिछले 10 साल से किराए पर रह रहे थे। पुलिस को इनकी बॉडी के पास से 2 सुसाइड नोट भी मिले हैं और दोनों सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग एक जैसी ही थी। हालांकि मौके पर पहुंची नोएडा पुलिस ने दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो घटना स्थल पर मिले 2 सुसाइड नोट और फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस अपनी अगली कार्रवाई करेगी, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि इन दोनों की हत्या हुई है या इन्होंने खुदकुशी की है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 39 थाने में तैनात दरोगा को एक लड़के ने अपने पिता के साथ मिलकर जमकर पीटा। खबरों के मुताबिक ये लड़का एक लड़की को भगाकर घर ले जा रहा था। जब दरोगा ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए तो लड़का और उसके पिता भड़क गए और दरोगा की पिटाई कर दी। दरोगा के साथ मारपीट करने वाला आरोपी पेशे से एक प्राइवेट डॉक्टर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में 9 लोग जख्मी हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस की टीम जब्त पटाखों को गाड़ी से उतार रही थी। मामले की जांच शुरू हो गई है। टेम्पो ट्रैवलर DL 1BC 0310 नैनीताल से नीचे की तरफ आ रहा था, कालाडूंगी की तरफ। प्रिया बैंड के पास, ये नैनीताल तिराहे से करीब 9 किलोमीटर दूर एक मोड़ पर ये गहरी खाई में गिर गया। 3-3.5 फीट लगभग गहरी खाई है। वहाँ से 15 लोगों को जो घायल है, कुछ गंभीर हैं, उनको सबको रेस्क्यू करके यहाँ से रेफर कर दिया गया STH हल्द्वानी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की आशंका गहरा चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय अंडमान सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है, जो अगले 24 घंटे में और तेजी पकड़ेगा। विस्फोट के बाद मची अफरा तफरी की ये तस्वीरें हैं बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के पुलिस स्टेशन की। पुलिस की टाटा सूमो गाड़ी में हुए धमाके से पूरा इलाका हिल गया। धमाका इतना जोरदार था कि पुलिस स्टेशन की इमारत भी इसकी चपेट में आ गई। हादसे में 6 पुलिसकर्मी और 3 आम लोगों समेत कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने दक्षिण हावड़ा इलाके की एक अवैध पटाखा फैक्ट्री से पटाखों का जखीरा जब्त किया था, जिसे गाड़ी में लेकर पुलिस की टीम थाने आ रही थी। लेकिन जैसे ही पटाखों को उतारना शुरू किया गया, धमाका हो गया। फिलहाल तो पुलिस इसे महज एक हादसे के तौर पर देख रही है। जब्त पटाखों में इस्तेमाल विस्फोटक को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। सरकार के खाद्य मंत्री भी घायलों का हाल जानने पहुंचे। न्यूज एक्सप्रेस के लिए पश्चिम बंगाल की नॉर्थ 24 परगना जिले से आलोक कुमार घोष की रिपोर्ट। फिलहाल रुक रहे हैं 24 घंटे की 24 बड़ी खबरों में एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइए।
ब्रेक के बाद 24 घंटे की 24 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चक्रवाती तूफान की, जिसके बनने की आशंका गहरा चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय अंडमान सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है, जो अगले 24 घंटे में और तेजी पकड़ लेगा। जापान में तेज बारिश और चक्रवाती तूफान के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तूफान की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है और कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर आ गई हैं, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। लाइबेरिया में इबोला से मरने वाले एक आदमी के दोबारा जिंदा होने का एक अजीबोगरीब सा मामला सामने आया। यह मामला लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया के अस्पताल का है। दफनाए जाने की क्रिया को अंजाम देने वाली टीम ने इबोला संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उस शव को ब्लीच लगाना शुरू किया। इसके बाद शव को बैग में रखा गया। टीम उस वक्त हक्की बक्की रह गई जब मुर्दा घोषित व्यक्ति ने अपनी बांह हिलानी शुरू कर दी। डर के मारे टीम का एक सदस्य चीखने लगा। उसके बाद उस आदमी को अस्पताल भेज दिया गया। लाइबेरिया में जानलेवा इबोला वायरस करीब 2000 लोगों की जान ले चुका है। यूक्रेन में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले सबसे बड़े शहर में फिर से हवाई हमला शुरू हो गया है। रविवार शुरू हुए इस हमले में कई घरों में आग लग गई, जिसमें एक शख्स के घायल होने की खबर है। दोनेत्स्क में विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज निचले इलाकों में भी सुनाई दी। यूक्रेन में संघर्ष विराम के बावजूद हो रही गोलीबारी और हवाई हमले में यहां रह रहे लोगों के दिल में डर पैदा हो गया है। हमले में रिहायशी इलाकों में हो रही गोलीबारी के लिए सरकार और विद्रोही एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं। भारत में आईफोन 6 और 6 प्लस की बुकिंग आज से शुरू हो जाएगी, जबकि आईफोन के दोनों नए मॉडल्स 17 अक्टूबर से भारत में मिलना भी शुरू हो जाएंगे। फिलहाल एप्पल ने इसकी कीमतों का खुलासा नहीं किया, लेकिन वेंडरों ने ई कॉमर्स के जरिए 56,000 रुपए की कीमत पर इसे बेचना शुरू कर दिया है। शाहरुख काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 20 साल के बाद मुंबई के मराठा मंदिर से विदा होगी। मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 1000 सप्ताह दिसंबर माह में पूरे हो जाएंगे। खबर है कि उसके बाद इस फिल्म को मराठा मंदिर से उतार दिया जाएगा। हालांकि शाहरुख के फैंस के लिए खुशखबरी भी है। ब्रिटेन की संसद ने शाहरुख को ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2014 से सम्मानित किया है। सम्मान उन्हें फिल्मों में उनके योगदान और समाज सेवा के लिए दिया गया है।